हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, रीट एसएसटी के इस लेक्चर के अंदर हम पृथ्वी के प्रमुख घटकों के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो आपकी रीट की यूनिट नंबर 6 का पार्ट है। देखिएगा दोस्तों, पहले जो आपकी 3 यूनिट्स थी ये हिस्ट्री से संबंधित थी और ये जो 2 यूनिट्स थी ये आपकी पॉलिटी से संबंधित थी। इसके बाद की जो यूनिट्स है वो आपकी ज्योग्राफी से संबंधित है। उसके बाद की जो यूनिट्स है वो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों से संबंधित है। दोस्तों, तो पृथ्वी के प्रमुख घटक में जो हमें दे रखा है, हमें पढ़ना है स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी आंतरिक और बाह्य शक्तियां, जिनके अंदर ज्वालामुखी और आदि चीज़ों को अपने देखने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारी पृथ्वी के बारे में। दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारी पृथ्वी है और ऐसा जो चित्र है वो आपने ग्लोब के ऊपर देखा होगा दोस्तों। और ग्लोब जो है वो पृथ्वी का ही एक लघु रूप होता है। बिल्कुल पृथ्वी जिस प्रकार की आकृति है वही हमें ग्लोब में भी दर्शाया जाता है दोस्तों। और आप मानचित्र में भी आपने विश्व का नक्शा देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये विश्व का जो रूप आज आप देख रहे हैं ये हमेशा से ऐसा ही था? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल हमेशा से इस तरह का नहीं था। दोस्तों, ये जो महाद्वीप है ये सारे के सारे, ये जो भूमि का क्षेत्र आप देखते हैं ये सारा का सारा पहले एक पिंड के रूप में हुआ करता था, जिसमें बाद में जो है वो टूट गया और अलग अलग स्थानों में जाकर के बिखर गया दोस्तों। और इस सिद्धांत को देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे ए वेगनर। ए वेगनर एक जर्मन वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1912 के अंदर जो है भूगोल के अंदर इस सिद्धांत को दिया था दोस्तों, जिसे हम महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये कहा करते थे कि ये जो हमारी पृथ्वी है उसमें का जो पहले एक पिंड हुआ करता था, भूमि का एक क्षेत्र हुआ करता था या एक ही महाद्वीप था, जिसे हम कहते थे पेंजिया। हम क्या कहते थे? पेंजिया। तो ये जो भूमि का क्षेत्र आप सारा का सारा देख रहे हैं ये पेंजिया था दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं, देखिए यूरेशिया भी है, उत्तरी अमेरिका भी है, अफ्रीका भी है, दक्षिणी अमेरिका भी है। यानी ये जो सारे महाद्वीप हैं वो सारे के सारे आपस में पहले जुड़े हुए थे। और बाद में देखिएगा सारा का सारा जो आसपास का जो समुद्र था उसे हम पेंथालासा के नाम से जानते थे। लेकिन हम देखते हैं कि आंतरिक शक्तियों के कारण इसके अंदर देखिएगा विस्फोट हुआ और इसके जो है वो 2 टुकड़े हो जाते हैं दोस्तों। और 2 टुकड़े होने के बाद में ये धीरे 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 इसके आगे और टुकड़े होते चले गए और ये बिखर करके आज के हमारी पृथ्वी के रूप में देखने को मिलता है। इसका जो विकास हुआ देखिएगा, सबसे पहले हम ये देखते हैं पेंजिया के रूप में इस प्रकार से था। लगभग 250 मिलियन वर्ष पूर्व परमियन काल की अपने बात करते हैं। उसके बाद में ट्रियासिक काल आता है। यहाँ देखिएगा 2 भाग हमारे बन चुके हैं, एक तो है लोरेशिया और दूसरा है गोंडवानालैंड। तो ये जो हमारा पेंजिया था, ये जो पेंजिया है हमारा, ये पेंजिया आगे जा कर के 2 भागों में बंटा। एक तो कहलाया लोरेशिया और दूसरा कहलाया था गोंडवानालैंड, ये जो कि ट्रियासिक काल के अंदर अपने देखते हैं। ये बात है लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व की। इसके बाद में देखिएगा जुरासिक काल आता है। जुरासिक काल में हम देखते हैं कि यही जो है महाद्वीप है, इनका सतहों के ऊपर जो है आगे से आगे विस्तार होता रहता है, आगे से आगे ये चलते रहते हैं, विस्थापित होते रहते हैं। क्योंकि ये जो पूरी पृथ्वी है हमारी, स्थल मंडल जो है हमारा वो प्लेटों के रूप में है और ये प्लेटें जो हैं वो हमारी तैर रही हैं दोस्तों। इसमें देखिएगा आगे हम देखें तो ये देखिएगा धीरे 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 इनके टुकड़े आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं और फिर लास्ट में जाकर के वर्तमान स्थिति के अंदर हमारा ये जो पृथ्वी है अपने देखते हैं ये यहाँ से चला है दोस्तों। और देखिएगा किस प्रकार का रूप हमारा बन चुका है। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ दोस्तों, ये जो सिद्धांत है ये दिया था ए वेगनर ने और इसे हम कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। यानी इसके हिसाब से महाद्वीप क्या थे? पहले एक ही जगह थे, एक ही भूखंड था और बाद में धीरे धीरे उनमें देखिए विस्थापन हुआ और विस्थापन के रूप में आज हम इस स्थिति को देखते हैं। और अगर आप इस स्थिति को ध्यान से भी देखें, इन्होंने जिगसॉ थ्योरी दी थी। जिगसॉ थ्योरी के अंदर हम देखते हैं कि ये जो सारा है ना, देखिएगा इसको अगर हम इसके पास में लेकर के आते हैं तो ये इसमें फिट हो जाएगा सारा का सारा। ये एरिया भी यहाँ पे फिट हो सकता है दोस्तों। ये सारा अगर हम ध्यान से देखें तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ये कभी न कभी इस प्रकार का रहा होगा दोस्तों। तो ये जो सिद्धांत था ये दिया था ए वेगनर ने दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की सामान्य जानकारी के विषय में। तो इस हमारी पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास जो है 12,713 किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय परिधि की बात
बात करें तो वो 40,077 किलोमीटर है। ध्रुवीय परिधि की बात करें तो वो 40,000 किलोमीटर। इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से दो भाग आते हैं, एक स्थल और एक जल है दोस्तों। स्थल हमारे यहाँ कम है और जल का भाग जो है वो ज़्यादा है दोस्तों। स्थलीय की बात करें तो 149 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, यानी लगभग 29.22% का जो भाग है वो भूमि का क्षेत्र है, और बाकी जो हमारा लगभग 71% जो है वो हमारा कौन सा है, महासागरीय क्षेत्रफल है, यानी कि पूरा का पूरा जल से ढका हुआ भाग है दोस्तों। 361 मिलियन वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है हमारा वो महासागरीय क्षेत्रफल में आता है दोस्तों। आयतन की बात करें तो 416 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर है दोस्तों। ये केवल एक सामान्य जानकारी है, बहुत ज़्यादा हमें इसकी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर स्थल मंडल दिया हुआ है दोस्तों। लेकिन फिर भी हमारी पृथ्वी को हमें सबसे पहले जानना आवश्यक था। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारी ज्योग्राफी का बेसिक है, थोड़ा बहुत हमें इन चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा, ताकि आगे जब हम बात करें तो हमें चीज़ों को समझने में मुश्किल नहीं हो दोस्तों। एक और मैं आपको बात बता दूं कि हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक पैटर्न होता है, एक अलग मेथड होता है। जिस प्रकार से हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री फैक्चुअल है, हमें वहाँ पर फैक्ट याद करने हैं, या फिर आपको स्टोरी मिलेगी। स्टोरियाँ हमें पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, तो या तो आप उसमें स्टोरी पढ़ेंगे या फिर आपको उसमें फैक्ट मिलते हैं। अब बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटिकल एक टेक्निकल देखिएगा सब्जेक्ट है, प्रोसेस है, वो किसी कार्य को करने का तरीका बताता है। तो हमें वहाँ पर देखना होता है कि जो विधान किस प्रकार से पारित होगा, कोई कार्य किस प्रकार से होगा। हम वहाँ पर स्थितियाँ देखते हैं, और स्थितियों के अंदर हम ये देखते हैं कि कोई क्रिया किस प्रकार से की जाएगी, कोई काम जो है वो किस प्रकार से किया जाएगा। जो हमारे संविधान में भारत को चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उन व्यवस्थाओं को हम देखते हैं, ये नहीं होगा तो ये होगा। तो पॉलिटी को पढ़ने का चैप्टर एक अलग प्रकार का हो गया, अलग तरीके से हम उसको देखेंगे। लेकिन जब हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने का मेथड भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा बाकी दोनों से दोस्तों। हर सब्जेक्ट को आप अपने हिसाब से एक ही तरीके से हम याद नहीं कर सकते, सबके रट्टे नहीं लगा सकते। भूगोल जो है वो देखने का विषय है दोस्तों। इसमें जितने आप डायग्राम देखेंगे, जितना आप नक्शे को देखेंगे, उतना ही अच्छे से और ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आता है। ज्योग्राफी देखने का भी है और समझने का भी है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आती हैं। बड़ा अच्छा विषय है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्तों। तो इसलिए मैंने ये थोड़ी पहले बातें की हैं ताकि एक ओवरव्यू आपका बन जाए और आगे की चीज़ों को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का अक्ष है। ये अक्ष है जिसके ऊपर हमारी पृथ्वी हमेशा घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी पृथ्वी गति करती है दोस्तों। परिभ्रमण गति हम किसे कहते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। परिभ्रमण का अर्थ होता है अपनी धुरी पर घूमना। अपनी धुरी पर ये घूमती हैं। और कैसे घूमती है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हैं। किस ओर घूमती है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हैं। और पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने की गति को या फिर वामाव्रत घूमने की गति को ही हम परिभ्रमण गति कहते हैं दोस्तों। अब इस परिभ्रमण गति से होता क्या है, इसे हम देखिएगा दोस्तों दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे दिन और रात बनते हैं दोस्तों। जब ये घूमेगी तो इसके एक साइड में क्या होगा, सूर्य जैसे इस साइड में रह गया तो एक साइड में तो क्या होगा, इसके सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उस साइड में तो होगा दिन। और जिस साइड में सूर्य की किरणें नहीं पहुंचेंगी वो साइड क्या हो जाएगा हमारा, वो रात वाला साइड हो जाएगा दोस्तों। ये अपने अक्ष पर इस प्रकार से घूमती है, इस प्रकार से घूमती है। तो जो हिस्सा सूर्य के सामने हो जाएगा उस हिस्से पे तो क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। और ये जो पीछे का हिस्सा रह जाएगा वहाँ हो जाएगी रात। तो ये हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है दोस्तों। तो इसे याद रखिएगा। परिभ्रमण गति किसे कहते हैं, अपनी दूरी पर, यानी जैसे लट्टू जो घूमता है उसे हम परिभ्रमण गति कहते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा जो अगली बात आती है हमारी, वो है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति हम किसे कहते हैं, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने की गति है उसे हम परिक्रमण गति। जैसे मान लीजिएगा ये हमारा सूर्य है, तो इस प्रकार ये जो हमारी पृथ्वी का एक अंडाकार कक्ष है जिसके अंदर वो घूर्णन कर रही है। परिक्रमा देखिए कहाँ करते हैं, मंदिर में हम मूर्ति की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, यानी किसी चीज के चारों ओर चक्कर काटना दोस्तों। तो इसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। और इसके कारण जो क्या होता है, ऋतुएं बनती हैं दोस्तों। 365 से ही 1/4 कितने दिनों में ये पूरा करती है दोस्तों, एक चक्कर जो है हमारा
365 से ही 1/4 दिन के अंदर जो है पृथ्वी हमारी पूरे जो एक चक्कर को काट करके आती है। ये जो उसका परिक्रमा पथ है उस पर चक्कर काट के आती है, जिसके अंदर उसको 365 से ही 1/4 दिन का समय लगता है और लगभग ये 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है दोस्तों। कितनी गति से चलती है? 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये चलती है दोस्तों। तो इस प्रकार हम देखते हैं दो गतियां हमारी पृथ्वी की पाई जाती हैं, एक परिभ्रमण गति है और दूसरी गति आती है परिक्रमण गति। परिक्रमण जो गति है वो हमारी वृत्ताकार नहीं है दोस्तों। आप इसे देख सकते हैं कि ये एक प्रकार की अंडाकार होती है, अंडाकार यानी अंडे की शेप में ये हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। इससे वर्ष बनता है और इससे ऋतुएं भी बनती हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा आगे हम बात करें पृथ्वी की परिक्रमण गति से ऋतुएं बनती हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा ये दो चित्र हमारे सामने हैं, ये हमारी पृथ्वी का है और ये पृथ्वी का अपना अक्षीय झुकाव अपने यहाँ पर देख सकते हैं 23.5 डिग्री का। तो पृथ्वी की आकृति की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों। पृथ्वी की आकृति कैसी है? देखिएगा ये हम देख रहे हैं कि पृथ्वी की आकृति गोल है और ये एक साइंटिफिक फैक्ट भी है कि पृथ्वी हमारी गोलाकार है दोस्तों। ये कई प्रमाण दिए भी जा चुके हैं। जैसे हम ग्रहण की बात करें तो ग्रहण में जो छाया हमारी पृथ्वी की निकल करके आती है वो गोल ही होती है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा अब तो उपग्रह भी आ चुके हैं और ये सिद्ध किया गया गोल है, लेकिन क्या हुआ कि ये ध्रुवों पर चपटी है दोस्तों। इन स्थानों पर क्या है, ये जो हमारे ध्रुव रह गए यहाँ पर ये चपटी है, तो इसलिए इसका एक अलग नाम निकल करके आता है लघुवक्ष गोलाब। यानी पृथ्वी की आकृति कैसी है? लघुवक्ष गोलाब के समान है दोस्तों। और ये लगभग तो गोलाकार है लेकिन ध्रुवों पर ये क्या है, थोड़ी चपटी है दोस्तों। और इसमें थोड़ा फर्क ये भी आ गया, जैसे हमने अभी बात की थी पृथ्वी की जो दैनिक घूर्णन गति है, इस प्रकार से वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, थोड़ी सी टेढ़ी भी है, झुकी हुई भी है। ऐसे हम इसको यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। जैसे ये पश्चिम की पूर्व की ओर घूमती है तो इस दैनिक गति के कारण ही, स्पीड के कारण ही जो है यहाँ पर उभर आई है। ये यहाँ पर तो क्या आ गई, उभर आई, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। यहाँ जो है विषुवत रेखा पर इसकी स्पीड होती है 1600 किलोमीटर। कितनी, अब आप कल्पना कर सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पीड से हम घूम रहे हैं दोस्तों। 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जो है विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर इसकी परिभ्रमण की पाई जाती है और इसी के कारण जो है यहाँ पर ये थोड़ी सी उभर करके आ जाती है। लेकिन यही गति जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ये कम होती चली जाती है और इसी कारण से ध्रुवों पर ये हमें थोड़ी चपटी भी देखने को मिलती है दोस्तों। ये अक्षीय देखिए झुकाव भी है जिसके कारण हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऋतुएं बनती हैं। अगर ये अक्षीय जो झुकाव है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये नहीं होता तो ये हमारी पृथ्वी इस तरह से होती और पूरे सभी स्थानों पर एक समान ही दिन और एक समान की रात हमें देखने को मिलते दोस्तों। लेकिन ये जो पृथ्वी है वो हमारी इस तरह से थोड़ी झुकी हुई है, इसी के कारण हमें अलग अलग प्रकार की ऋतुएं देखने को मिलती है दोस्तों। तो देखिएगा ध्रुवों पर ये क्या है, थोड़ी चपटी है और यहाँ पर आकर के इसकी स्पीड भी कम हो गई। यहाँ पर आकर के तो लगभग ये 1120 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ही घूमती है। किस हिसाब से? 1120 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ही घूमती हैं। तो भूमध्य रेखा पर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से थोड़ी ये उभरी हुई भी है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि लगभग तो क्या है, गोलाकार है, लेकिन ध्रुवों पर ये क्या है, थोड़ी सी इसके बाद में देखिएगा भूमध्य रेखीय व्यास की बात करें तो वो है 12,713 किलोमीटर। इसके अलावा पृथ्वी के अक्ष की बात अपने कर चुके हैं। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो है मिलाने वाली या वहाँ से गुजरने वाली जो रेखा है उसे ही हम अक्ष कहते हैं। और ये अपने जो पृथ्वी का वास्तविक अक्ष है उस पर 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है दोस्तों। यहाँ पर हम बड़े अच्छे से उसको देख सकते हैं दोस्तों, जिसके कुछ लाभ भी हैं वो अपनी बात कर चुके हैं। इसके बाद में देखिएगा अगली जो हमारी बात आती है परिभ्रमण गति की, ये भी अपने पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर वामाव्रत दाएं से बाएं घूमती है दोस्तों, और जिसे हम पृथ्वी का परिभ्रमण गति कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों पृथ्वी की परिक्रमण गति से संबंधित हम कुछ बात कर लेते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर है परिक्रमण कक्ष में गति करती है। इसे हम जो है सूर्य का
सूर्य के चारों ओर की जो परिक्रमण गति है वो कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा काफ़ी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, उनकी बात भी अपने कर लेते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण गति से जो है वर्ष और ऋतुएं बनती है। ये सबसे ज़रूरी बात है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति से होता क्या है, तो वर्ष और ऋतुएं बनती हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, इसके बाद में इसी चित्र को हम थोड़ा और गहराई से देख लेते हैं। तो इस प्रकार से ये चक्कर लगाती हैं। देखिएगा दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी की जो है परिक्रमण गति है, ये पृथ्वी का परिक्रमण कक्ष है। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है दोस्तों। ये हमारा बीच में देखिएगा सूर्य चमक रहा है। इसकी जो सूर्य की किरणें हैं वो 21 जून को, विशेषता हम किसकी बात कर रहे हैं, 21 जून को है वो कर्क रेखा पर लंबवत होती है, यानी सीधी पड़ती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है दोस्तों। इस समय इसमें क्या होगा, जो हमारे यहाँ पर सीधी चमकने के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध के अंदर ग्रीष्म ऋतु होती है दोस्तों। वहीं जो दक्षिणी गोलार्ध है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध में तो क्या हो गया, सूर्य की सीधी किरणें जब कर्क रेखा पर आ गई हैं तो देखिएगा दक्षिणी गोलार्ध के अंदर मकर रेखा की बात करें तो उसके विपरीत कंडीशन हो जाती है, यानी उस समय वहाँ पर क्या होगा, शीत ऋतु हमें देखने को मिलती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्म, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु जो होगी वो इसके विपरीत हमें देखने को मिलेगी 22 दिसंबर को। इस बात को दोबारा समझ लीजिएगा। 21 जून को जब सूर्य हमारे यहाँ सीधा चमकता है, जब हमारे यहाँ पर गर्मी है उत्तरी गोलार्ध के अंदर, हम भी उत्तरी गोलार्ध में ही रहते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो शीत ऋतु होती है दोस्तों, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य हमारे यहाँ चमक रहा है। अब इसकी बजाय 22 दिसंबर को क्या हो जाती है, ये जो स्थिति है वो बिल्कुल विपरीत हो जाती है, क्योंकि सूर्य जो है वो किस पर चमकता है, वो मकर रेखा पर लंबवत हो जाता है दोस्तों। और मकर रेखा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो यानी दक्षिणी गोलार्ध में तो क्या हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गई। दक्षिणी गोलार्ध में तो क्या हो गई, ग्रीष्म ऋतु हो गई। लेकिन हमारे यहाँ पर सूर्य की किरणें कैसी हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं। तिरछी हो जाने के कारण शीत ऋतु आ जाती है, इसलिए हम इसे शीत संक्रांति के नाम से जानते हैं। तो शीत ऋतु की स्थिति कहाँ होगी, उत्तरी गोलार्ध में होगी। हमारे यहाँ देखिएगा दिसंबर में क्या पड़ती है, ठंडी तो पड़ती है ना, और जून के अंदर क्या होती है, गर्मी है। अभी देखिएगा जून का महीना अपने यहाँ चल रहा है, तो जून के अंदर जो है 21 जून अभी आने भी वाली है दोस्तों। तो 21 जून को क्या होगी, सूर्य की किरणें हमारे उत्तरी गोलार्ध में चमकती हैं। देखिएगा दोस्तों, सूर्य की जो किरणें हैं कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में चलती रहती है, न तो उससे ऊपर जाती है और न ही मकर रेखा से नीचे जाती है। वर्ष में एक बार वो कर्क रेखा पर आती है और कर्क रेखा से फिर वो वापस चलती हुई मकर रेखा की तरफ आती है दोस्तों। और ये क्रम जो है इसका हमेशा चलता रहता है। जब वो कर्क रेखा पर है, यानी 21 जून को वो क्या होगी, कर्क रेखा पर होती है दोस्तों। तो कर्क रेखा पर क्या होगा, गर्मी होगी, और ये जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर पूरी तरह गर्मी का मौसम मिलेगा। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध जो है वो उसकी स्थिति विपरीत होगी, वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी होंगी, तो वहाँ पर शीत ऋतु हमें देखने को मिलती है। अब हमारे यहाँ कंडीशन विपरीत हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब देखिए दिसंबर के अंदर क्या होगी, 22 दिसंबर को जो है वो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है मकर रेखा पर। यानी अभी जो हमारे स्थिति 21 जून को होती है वो मकर रेखा के ऊपर कब आ गई, दिसंबर के अंदर आ गई। लेकिन हमारी जो स्थिति है वो इस समय दक्षिणी गोलार्ध की है, वो यहाँ हो जाती है दोस्तों। तो हमारे यहाँ पर तो क्या होगी, 22 दिसंबर से शीत ऋतु होती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसे हम शीत संक्रांति के नाम से जानते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद में देखिएगा विषुव की बात करें तो विषुव जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को आते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च को और 23 जो हमारा सितंबर है उसमें जो किरणें हैं वो हमारी भूमध्य रेखा पर लंबाकार होती हैं। यानी ये जो हमारी सूर्य की किरणें पड़ेगी वो कहाँ पर जाकर के सीधी पड़ती है, ये मकर रेखा पर भी सीधी नहीं है, कर्क रेखा पर भी सीधी नहीं है दोस्तों, ये जाकर के हमारी सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। और भूमध्य रेखा पर पड़ने को ही हम देखिए विषुव के नाम से जानते हैं। ये 2 विषुव होते हैं, ये सर्दियों का है इसलिए शरद विषुव कहते हैं। ये वसंत विषुव होता है, मार्च में जो आता है उसे हम वसंत विषुव कहते हैं। और ये जो हमारे सितंबर में आता है इसे हम शरद विषुव के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा ये हमारा ग्लोब है, शायद आपने इसको देखा भी होगा। ग्लोब क्या होता है, तो ग्लोब जो वास्तव में है वो पृथ्वी का ही एक लघु और वास्तविक रूप है। जैसे पृथ्वी होती है ये वैसा ही है।
ये जो ग्लोब है इसके ऊपर हम धरातलीय आकृतियों और जो हमारी दिशाएं हैं उनको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ग्लोब बड़ा काम का होता है दोस्तों। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपके पास में एक ग्लोब होना भी चाहिए और एक वर्ल्ड का जो है मैप भी होना चाहिए, ताकि चीज़ों को आप बड़े अच्छे और बड़े आसानी से समझ सकें दोस्तों। क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर स्थल मंडल है, हमें विश्व के देशों को भी देखना पड़ेगा दोस्तों, और देखी हुई चीज़ जो है वो आपको ज़्यादा याद रहती है। तो अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो एक वर्ल्ड का मैप, एक इंडिया का मैप और एक राजस्थान का मैप आपके पास में हमेशा होनी चाहिए दोस्तों। ग्लोब पर हम और क्या कर सकते हैं, देश, महाद्वीप, महासागर और उनके सही स्थानों को भी देख सकते हैं, उन्हें दिखाया जा सकता है दोस्तों। अब हम इस पे खींची हुई कुछ रेखाओं की बात करते हैं दोस्तों। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कौन सी होगी, भूमध्य रेखा, ये हमारी कौन सी है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। इससे उत्तर की ओर और इससे दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं इसे हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या है, हमारे ग्लोब पर खींची हुई काल्पनिक रेखाएं हैं दोस्तों। किसी भी स्थान से भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर जो कोणीय दूरी की जो हमारी रेखाएं हैं, जैसे ये अक्ष है, इससे जो भी हमारी जो देखिए डिग्रियां बनती चली जाती हैं, उसी के आधार पर ये हमारी रेखाएं खींची गई हैं दोस्तों। और इस कोणीय दूरी को ही हम अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं दोस्तों। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में आप इसको समझिएगा और ज़्यादा हमें उलझना नहीं है दोस्तों, कि सामान्य शब्दों में हम बात करें, ये जो हमारा ग्लोब है इस पर इस प्रकार से जो भी रेखाएं खींची जाएंगी, इस प्रकार से जो भी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, ये है नहीं कहीं पर काल्पनिक रेखाएं हैं, तो इन खींची हुई क्षैतिज रेखाओं को ही हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अगर हम इनको ऐसे खींच देते हैं, अन्य जो रेखाएं हैं वो इस प्रकार की रेखाएं हैं, इस प्रकार ऊपर से नीचे जो रेखाएं खींची जाएंगी उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखा। तो अक्षांश और देशांतर दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, और इससे ये जो जाल बनेगा इसे हम कहते हैं भूजाल। इस शब्द को भी याद रखिएगा दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, भूजाल के नाम से जानते हैं दोस्तों। यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं से जो जाल बनता है उसे हम भूजाल कहते हैं। तीन चीजें यहाँ पर अपने देख रहे हैं। अक्षांश रेखाएं, इस प्रकार के जो ये क्षैतिज रेखाएं हैं इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और इस प्रकार से ऊपर से नीचे जो खींची जाएंगी उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों, ये इस प्रकार की हमारी ये जो हमारा केंद्र बिंदु रह गया, और ये जो हमारी विषुवत रेखा हो गई। इससे इस प्रकार से जो कोणीय दूरी के अंदर जो रेखाएं खींची गई हैं ये सारी की सारी 90 डिग्री ऊपर तक होती हैं और 90 डिग्री नीचे तक होती हैं दोस्तों। ये जो हमारी भूमध्य रेखा है इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री है, ये हमारे ग्लोब को दो भागों में बांटती हैं। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला दक्षिण है, तो इसमें हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं दोस्तों। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा दोस्तों। अगले क्लास में मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा, ये जो हमारी करक और विषुवत रेखाएं हैं इनको एक बार और समझ लेते हैं। ये जो 23.5 डिग्री की रेखा है इसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिण में जो 23.5 डिग्री की जो रेखा है हम उसे मकर रेखा कहते हैं। और हमने ये देखा था कि सूर्य की जो किरणें हैं यहाँ से यहाँ के बीच में ही सीधी पड़ती हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ के बीच में, इसलिए दिन और रात यहाँ पर थोड़े से इनका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा रहता है दोस्तों, क्योंकि ध्रुवों पर ये पूरी तरह से टेढ़ी होने के कारण सूर्य की किरणें पूरी तरह से नहीं पहुँच पाती हैं, इसलिए यहाँ पर 6 माह के दिन और 6 माह की रात भी हमें देखने को मिलती हैं दोस्तों। तो विषुवत रेखा की बात करें, विषुवत रेखा जो है ये बिल्कुल बीच वाली रेखा है, ये सबसे लंबी रेखा होती है। अगर आप देख सकते हैं ये घेरा जो है सबसे बड़ा हो गया, तो इसलिए सबसे देखिएगा लंबी रेखा कौन सी होगी, विषुवत रेखा ही होगी, इससे ज़्यादा बड़ा घेरा कोई हो नहीं सकता। जैसे जैसे अपने ऊपर जाएंगे तो इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाएगी, और ध्रुवों पर जा करके तो मात्र बिंदु ही रह जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री की कोई रेखा अपने कहाँ बनाएंगे, 90 डिग्री पे तो हमें बिंदु ही देखने को मिलता है दोस्तों। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर 90 डिग्री अक्षांश होते हैं, यानी 90 ऊपर होंगे अक्षांश और 90 अक्षांश नीचे होंगे दोस्तों। अगर टोटल अक्षांशों की बात करें तो कितने हो गए, 90 वो हो गए, 90 नीचे वाले हो गए, और एक हो गया 0 डिग्री, यानी 181 देशांतर हमारे पास में टोटल होते हैं दोस्तों। सभी अक्षांश समानांतर होते हैं, यानी इन सब के बीच की जो दूरी क्या होगी वो समान होती है दोस्तों। और दो अक्षांशों के मध्य की जो दूरी है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला जो है वो दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं।
इसके बाद में देखिएगा कुल अक्षांशों की बात करें तो 181 ही है, लेकिन कुल अक्षांश वृत्तों की बात करें, वृत्त की बात करें तो वो कितने हो गए 179, क्योंकि टोटल हमने 90 और 90 180 और एक जो हमने विषुवत रेखा को देखा 181 हो गए। लेकिन हमने अभी बात की ये और ये तो क्या है, मात्र बिंदु है, ये वृत्त नहीं है दोस्तों। तो दो अगर हम घटा देते हैं तो 179 का नंबर आता है। बाकी जैसा परीक्षा में है उस हिसाब से आपको आंसर करना है दोस्तों। 23.5 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं उन्हें हम कर्क रेखा कहते हैं, और नीचे वाली जो है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री जो हमारा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री जो हमारा दक्षिणी अक्षांश होगा, ऊपर वाले को हम आर्कटिक वृत्त बोलते हैं और नीचे वाले को अंटार्कटिक। देखिए यहाँ पर महासागर है और यहाँ पर आर्कटिक महासागर है, तो इन्हीं के नाम पे ये नाम रखे गए हैं। 66.5 डिग्री वाली जो है उसे हम आर्कटिक के कारण आर्कटिक वृत्त कहते हैं और अंटार्कटिका के कारण हम इसे अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। तो 23.5 डिग्री जो रेखा है उसी को हम उत्तर के अंदर तो कर्क रेखा बोलेंगे, और वो जो है दक्षिण में वही रेखा मकर रेखा कहलाती है। लेकिन 66.5 डिग्री को हम क्या कहेंगे, ऊपर तो आर्कटिक वृत्त क्योंकि आर्कटिक महासागर के पास में है, और नीचे वाले की बात करें तो अंटार्कटिका के कारण हम इसे अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा भूमध्य रेखा की अपनी बात करें तो 3 महाद्वीपों से ये गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, दक्षिणी एशिया है, यहाँ से होकर के ये गुजरती है दोस्तों। भूमध्य रेखा पर जो है वो सूर्य की किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधी पड़ती है, ये अपने पढ़ चुके हैं। इसे हम वसंत विश्व और शरद विश्व के नाम से जानते हैं दोस्तों। इस विषुवतीय स्थिति में पृथ्वी पर दिन व रात की अवधि क्या होगी, बराबर होगी। ये जो 21 मार्च और 23 सितंबर का जो हमारा दिन है बसंत विषु और शरद विषु है, इस समय दिन व रात की अवधि बराबर होती है दोस्तों। क्योंकि 21 जो हमारा 21 जून है ग्रीष्म ऋतु जब है, तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन जो है वो 21 जून को होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा हमें मिलती हैं। और फिर यह जो है स्थिति दिसंबर के अंदर चेंज हो जाती है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च से वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है, इसलिए इसे हम वसंत विषु भी कहते हैं। 23 सितंबर को शरद विषु होता है दोस्तों। ये सारी बातें अपने पीछे भी कर चुके हैं, बसंत विषु और शरद विषु डेट्स को आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद में कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा जो है वो 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी प्राप्त करती हैं, यानी कि सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पर, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में इस दिन जो होगा सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी दोस्तों। 21 जून अभी आने वाला है तो उस दिन सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी दोस्तों। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है दोस्तों। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये राज्य आपको बड़े अच्छे से याद रखने होंगे, आ जाता है क्वेश्चन। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप यहाँ भी देख सकते हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, इसके बाद में झारखंड है, फिर पश्चिमी बंगाल रह गया दोस्तों। उसके बाद में त्रिपुरा और मिजोरम जो है यहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। ये कर्क रेखा है, भारत को लगभग देखिएगा 2 भागों में ही बांट रही है। इसके बाद में देखिएगा बात करते हैं मकर रेखा की। तो मकर रेखा पर क्या है, सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को सीधी पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन जो है वो सबसे बड़ा दिन हुआ करता है दोस्तों और सबसे छोटी जो है वो रात हुआ करती है। मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली से होकर के गुजरती है दोस्तों। इन सारी चीज़ों को आप मैप में भी देखना, इन देशों को कम से कम देखना, आपके सामान्य ज्ञान में बहुत अच्छी बढ़ोतरी इससे होगी दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा हम देखें कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये कुछ ताप कटिबंध बनाने का कार्य भी करते हैं। देखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री अक्षांश के बीच में हमेशा सूर्य की किरणें हमें सीधी प्राप्त होती हैं। सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें यहाँ प्राप्त होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं होती है। तो इसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। इसे हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। कहाँ है ये, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। फिर देखिएगा कर्क रेखा से जो है आर्कटिक वृत्त तक हम ले 66.5 डिग्री तक, और नीचे हम अंटार्कटिक वृत्त तक लें तो ये जो हो गया यहाँ पर इसका उष्ण का प्रभाव भी रहेगा और ऊपर वाले शीत का प्रभाव भी रहता है, इसलिए हम इसे शीतोष्ण कटिबंध ये उत्तरी हो गया और ये दक्षिणी हो गया दोस्तों।
इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर जो है अधिकतर सूर्य की किरणें हमें प्राप्त नहीं होती हैं, इसलिए शीत कटिबंध पाए जाते हैं 66.5 से 90 डिग्री के बीच में दोस्तों। तो 23.5 से 23.5 के मध्य उष्ण कटिबंध होता है। और देखिएगा दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है हम उसे कटिबंध के नाम से जानते हैं दोस्तों। और उसके बाद में 23.5 से 66.5 के बीच का जो होगा उसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। उत्तर वाला उत्तर शीतोष्ण हो गया, दक्षिण वाला दक्षिण शीतोष्ण हो गया दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा ये पृथ्वी पर हमारे ताप कटिबंध है। इसके बाद में देखिएगा देशांतर रेखाओं की बात करें तो इस प्रकार से जो ऊपर से नीचे की ओर जो रेखाएं खींची जाएंगी उन्हें हम देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। या सामान्य भाषा में हम कहें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली यानी ऊपर से खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हें ही हम देशांतर रेखा कहते हैं। ये समय को नापने के काम आती है दोस्तों। दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी बराबर नहीं हो सकती दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा है लेकिन ऊपर जाएंगे जैसे जैसे कम होती चली जाएगी और ऊपर जाकर के तो शून्य ही हो जाती है दोस्तों। दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो भूमध्य रेखा पर दूरी है वो 111.32 किलोमीटर की होती है। ध्रुवों की ओर कम हो जाएगी। इन्हें वृत्त भी कहते हैं क्योंकि ये सारे एक ही जितने बड़े होंगे। ये सारे वृत्त क्या होंगे, इस रूप में खींचे गए। अगर इस रूप में हमने खींचे थे तो वो तो ऊपर ऊपर जाते हुए गहरा इनका कम होता चला गया, लेकिन ये इस प्रकार से खींची गई हैं तो इन्हें वृत्त भी अपने कहते हैं। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360 यानी 180 तो इधर हो गए और 180 क्या हो गए, इधर हो गए। तो ये पूर्व 180 डिग्री तो पूर्व में होते हैं और 180 डिग्री पश्चिम में होते हैं, इसलिए हम इसे दो भागों में बांटते हैं। ये हमारा पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध हो गया दोस्तों। तो जिस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध था, ये हमें पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान भी होगी, आप देख भी सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से खींचेंगे तो ये बराबर ही आनी है, उनमें कोई कम ज़्यादा की संभावना नहीं रहती है दोस्तों। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं दोस्तों। विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने के बाद में जो इनके बीच की दूरी जो है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि ऊपर ऊपर जैसे जाएंगे ये देख सकते हैं कि आप दूरी कम होती चली जा रही है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा 1 डिग्री देशांतर रेखा यानी सूर्य की किरणें ऐसे पड़ती हैं, तो ये जो 1 डिग्री देशांतर रेखा है अपनी, उसको पार करने के अंदर 4 मिनट का समय लगता है दोस्तों। कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का, इसलिए पूरा चक्कर लगाने में अपने 24 घंटे का समय मानते हैं दोस्तों। 0 डिग्री जो हमारी देशांतर रेखा है, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसे हम ग्रीनविच या प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं, क्योंकि इसी से टाइम डिसाइड होता है दोस्तों। ग्रीनविच रेखा से ही विश्व में समय का निर्धारण होता है। कौन सी रेखा से, ग्रीनविच रेखा से समय का निर्धारण होता है। 2 देशांतर रेखाएं यानी ये जो 2 देशांतर रेखाएं हैं इनके मध्य के क्षेत्र को हम कहते हैं गोर। और ये क्वेश्चन एक बार रीट की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है दोस्तों। मानचित्र में ये किस रूप में होगी, इस रूप में खड़ी हुई रेखाओं के रूप में ही हमें मानचित्र में दिखाई देती है दोस्तों। देशांतर रेखाओं का उपयोग किस लिए किया जाता है, समय का निर्धारण करने के लिए, शुद्ध मानचित्रण के लिए, और समय निर्धारण के अंदर विशेष तौर से हम इसे जानते हैं दोस्तों। अब देखिएगा केंद्रीय मध्यमान रेखा की बात करें। केंद्रीय मध्यमान रेखा कौन सी है, ये जो 0 डिग्री रेखा है इसे प्रधान याम्योत्तर रेखा या जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, इसे ही केंद्रीय मध्यमान रेखा कहते हैं। इसी से अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण भी होता है। ग्रीनविच रेखा जो है यूरोप के अंदर से होकर के निकलती है। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और अफ्रीका में अल्जीरिया, माली और बुर्किना फासो से ये गुजरती है दोस्तों। स्थानीय समय हम किसे कहेंगे, स्थानीय समय में हम कहते हैं किसी स्थान पर सूर्य की सहायता से समय ज्ञात करना, उस समय का स्थानीय मान होता है। जैसे यानी हमारे यहाँ पर सूर्य कब आएगा उस आधार पर ही हम जो है वहाँ का समय स्थानीय समय मानते हैं दोस्तों। पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये इस तरह से घूम रही है, इसलिए सूर्य जो कहाँ उदय होता है, पूर्व के अंदर उदय होगा और पश्चिम के अंदर जो क्या है वो छिपता है। इसलिए पूर्व में समय क्या होगा अपेक्षाकृत आपको आगे देखने को मिलेगा। पहले देखिएगा सूर्य की किरणें जब इधर से पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें जब हमारे इधर से आ रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ इस रेखा पर क्या होगा, सूर्य पहले आया, इस पे बाद में आएगा, इस पे बाद में आएगा, इस पे बाद में आएगा और इस पे जो है वो बाद में आएगा। इस प्रकार से आगे ये चलता रहता है दोस्तों। तो इसलिए हम समय का निर्धारण इसी के आधार पर करते हैं। पृथ्वी को एक देशांतर का समय पार करने में 4 मिनट का समय लगता है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा प्रमाणिक समय। प्रमाणिक समय हम किसे कहेंगे, किसी देश में से जो गुजरने वाली जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं उनमें से किसी एक देशांतर रेखा को लेकर के हम वहाँ का टाइम डिसाइड कर लें तो उसे हम प्रमाणिक समय मान करके चलते हैं।
भारत जो है उसमें 82.5 डिग्री जो हमारी पूर्वी देशांतर रेखा है, जो इलाहाबाद या आजकल हम इसको प्रयागराज कहते हैं, उसके नैनी नामक स्थान से गुजरती हैं और इसी को हम प्रमाणिक समय कहते हैं। ये जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि देशों से गुजरती है। और देखिएगा भारत का जो प्रमाणिक समय है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है, बहुत बार पूछा जाता है, यानी उसमें हमें प्लस करने पड़ते हैं, प्लस 5.5 घंटे। ये आपने जब भी मोबाइल वगैरह में टाइम सेट किया होगा तो आपने देखा भी होगा, जीएमटी से ये आगे मानता है दोस्तों। ये हमारी देखिएगा जो हमारी टाइम जोन है हम उसको देख सकते हैं। भारत की जो है स्थानीय रेखा है 82.5 डिग्री की जो रेखा है, इसे ही हम जो भारत की क्या कहते हैं, प्रमाणिक समय रेखा के नाम से जानते हैं। प्रमाणिक समय जो है 82.5 डिग्री की रेखा है जो 5.5 घंटे क्या है आगे है, कहाँ से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों से ये गुजरती है दोस्तों, जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। तिथियों के निर्धारण के लिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया है दोस्तों। ये देखिएगा, ये जो है हमारी वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री। इस प्रकार से ये देखिएगा टेढ़ी मेढ़ी होकर के गुजरती है, ताकि समुद्र में से गुजार दिया, ताकि किसी द्वीप में से अगर गुजार देते तो इधर दिन हो जाता, इधर रात हो जाता। यानी ये देखिएगा, ये जो रेखा है ना अपने, यहीं से हम दिन मानते हैं, तो यहाँ से हमने ये मान लिया कि रात के 12 यहाँ बज गए, तो रात के 12 1 2 3 4 फिर इस प्रकार से चलेंगे, ये घूम करके ये पीछे का हिस्सा है, तो ये होगा दोस्तों। इस प्रकार से हम इसको बांट करके चलते हैं दोस्तों। तो ये हमें याद रखना है। देखो दोस्तों, इधर सोमवार होगा तो इधर क्या होगा, रविवार होगा, क्योंकि दिन की शुरुआत कहाँ होगी, यहाँ से हुई है, ये आगे है और ये क्या है, पीछे है दोस्तों। तो ये प्रशांत महासागर के जलीय भाग से गुजरती हैं। 180 डिग्री को पार करने पर तिथि में बदलाव होता है। इधर जाएंगे, इधर से इधर गए या फिर इधर से इधर गए तो फिर डेट में चेंज हो जाता है दोस्तों। किसी भूभाग पर 2 तिथियों की विसंगतियां न हो, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है उसे पानी में से गुजारने के साथ में 8 बार मोड़ा गया है दोस्तों, इसे 8 बार मोड़ा गया है। अब देखो, पश्चिम से पूर्व की ओर यानी ऐसे जाएंगे तो एक दिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाता है दोस्तों। इस बात को आप विशेषतः याद रखिएगा। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में। देखिएगा, चंद्र ग्रहण में तो क्या होगा, चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, और सूर्य ग्रहण में क्या होगा, देखो दोस्तों, सूर्य दिखाई नहीं देगा। अब देखो, चंद्र ग्रहण में चंद्र दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? देखिएगा दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, कहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, पृथ्वी से दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार से चंद्रमा की स्थिति तो कहाँ है, यहाँ है, और सूर्य की स्थिति यहाँ है। अब देखिएगा, चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन आ गई, पृथ्वी आ गई। चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन आ गई, पृथ्वी आ गई। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, ये जो छाया है, ये किसके ऊपर पड़ती है, ये जो शेडो है वो चंद्रमा के ऊपर है, इसलिए चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई नहीं देता। इसे ही हम चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से सूर्य ग्रहण को देखें, सूर्य क्यों नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ से जो है हमें सूर्य दिखाई नहीं देगा, क्योंकि देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया है, चंद्रमा आ गया है। तो तीसरा ही कारण होगा, पृथ्वी पर तो हम हैं दोस्तों, लेकिन हमें सूर्य नहीं दिखाई देगा। सूर्य दिखाई क्यों नहीं देगा, जब दोनों के बीच में कुछ आ गया तो दोनों के बीच में क्या आ सकता है, चंद्रमा आ सकता है। तो सूर्य ग्रहण जब होगा तो बीच में चंद्रमा होता है, और जब चंद्र ग्रहण होता है तो बीच में क्या होती है, पृथ्वी होती है दोस्तों। ये बात आपको विशेषतः याद रखनी है। बाकी जो है पूरी भौतिक भूगोल जो है हमें यहाँ पर नहीं पढ़नी है दोस्तों, थोड़ा सा लिमिटेड होकर के अपने चलेंगे, और हमें चलना भी पड़ेगा दोस्तों। तो ये कुछ एक पृथ्वी के बारे में सामान्य बातें हमने की। अगली क्लास के अंदर हम स्थल मंडल को जानेंगे और देखेंगे वहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बनते हैं दोस्तों। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, एसएसटी के काफ़ी टेस्ट यहाँ पर फ्री अवेलेबल हैं, तो आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो उसे डाउनलोड कर लेना दोस्तों। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि कुछ उसमें सुधार किया जाए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।